हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्पेशल इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए मतदान किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने एक बार फिर वोटिंग से दूरी बनाए रखी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, सीमा पार से संघर्ष और अनिश्चित स्थितियों से हमारे निकासी प्रयासों पर प्रभाव पड़ा। हम हिंसा को समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं। हम दोनों पक्षों द्वारा बेलारूस सीमा पर पक्ष रखने की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। वे ऐसा तब कर रहे हैं जब वो बिना परमाणु हथियार वाले देश पर हमला कर रहे हैं और नाटो से कोई खतरा नहीं है। हम अपने मित्र देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और उन्हें मदद करते रहेंगे। मॉस्को और कीव के बीच बढ़ते तनाव के दौरान यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने G7 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट में लिखा, भागीदार यूक्रेन को अपना बचाव करने के लिए और अधिक व्यवहारिक साधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लिए रक्षात्मक हथियार, सैन्य उपकरण और वित्तीय सहायता जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 5वें दिन के दौरान पहली बार अमन की उम्मीद नजर आई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खबर है कि देर रात यूक्रेन और रूस के डेलीगेशन बेलारूस और यूक्रेन को जोड़ने वाली सीमा पर हुई बातचीत बेनतीजा रही। इधर पुतिन ने एटमी हथियारों से लैस यूनिट को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। यूक्रेन पर लगातार 5वें दिन भी रूस का हमला जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका लगा। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी IJF ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया। फेडरेशन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण ये फैसला किया। वहीं पोलैंड और स्वीडन की फुटबॉल टीमों ने रूस के खिलाफ फीफा विश्व कप 2022 के क्वालीफायर मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया। रूस के हमले के बीच भारत वहां फंसे छात्रों को निकालने में जुटा है। इसमें पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्र भारत आ रहे हैं। पायलट ने बताया कि यूक्रेन की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा और निकासी को प्राथमिकता दी। निकासी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ ज्यादा और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सरकार के खर्चे पर देश वापस लाया जाएगा। हमने इस उद्देश्य के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की अनुमति से उड़ानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाएगा। छात्रों की वतन वापसी पर बिहार के सीएम ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर केंद्र सरकार सजग है। सभी का प्रयास है कि जो भी आना चाहता है उसे देश में लाया जाए। बिहार के जितने भी लोग हैं वे केंद्र सरकार के द्वारा जहां तक भी लाए जाएंगे वहां से उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार इंतजाम कर देगी। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी तेजी से हो रही है। इसी कड़ी में 249 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया से दिल्ली के लिए 5वीं उड़ान रवाना हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों की सुरक्षा और उनकी वतन वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी सभी छात्रों की वापसी हो। यूक्रेन में जंग के बीच रोमानिया के बुखारेस्ट से 198 भारतीयों को लेकर चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इसके पहले रविवार को ही 490 भारतीय स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाया गया। वतन वापसी के बाद सभी छात्रों के चेहरे पर मुस्कान थी, इसलिए उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। भारत ने यूक्रेन से अपने करीब 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उनमें से 1000 लोगों को हंगरी और रोमानिया के रास्ते चार्टर्ड विमानों से घर लाया जा चुका है। भारत रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बातचीत कर रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। बिहार के बोध गया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामती के लिए प्रार्थना की और उनके जल्द वतन वापसी की कामना की।
यूक्रेन से भारत लौटे छत्तीसगढ़ के 6 छात्रों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली से छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। यूक्रेन से प्रदेश के छात्रों के सकुशल वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चे सुरक्षित आए हैं। जो बच्चे खार्किव और कीव में फंसे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको किसी भी तरह से बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से फोन पर बातचीत की। इस दौरान सीएम ने छात्रों से हालचाल जाना। यूक्रेन से लौटे छात्रों के लिए दिल्ली में रेसिडेंट कमिश्नर ने समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,273 नए मामले आए। अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,16,117 हो गई, जबकि 1,11,472 मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण से 243 और मरीजों की मौत होने के बाद कुल संख्या बढ़कर 5,13,724 हो गई। कोविड-19 के दैनिक मामले लगातार 21 दिन से 1 लाख से कम बने हुए हैं। एमपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 392 नए मामले आए। राहत की बात यह रही कि बीते दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,000 के पार चली गई। 869 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 6,732 लोगों को टीका लगा। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले आए। एक मरीज की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,000 के पार चली गई। 294 लोग स्वस्थ हुए। रायपुर में 29, दुर्ग में 16, बालोद में 1 मामला सामने आया। यूपी में 6वें और 7वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है, जिसमें यूपी में दिग्गज नेताओं की कई जनसभाएं देखने को मिलेगी। पीएम मोदी आज महाराजगंज और बलिया में जनसभा करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर, संत कबीर नगर, इटावा, सिद्धार्थनगर और बस्ती में जनसभाएं करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, देवरिया जिले में विरोधियों पर हमला बोलेंगे। वहीं अखिलेश यादव की अंबेडकर नगर और बस्ती जिले में जनसभाएं होने वाली हैं। यूपी में प्रचार प्रसार के दौरान पीएम मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें कि पीएम मोदी यूपी दौरे के दौरान विरोधियों पर लगातार हमला कर रहे हैं और यूपी में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपी के बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं, लेकिन भारत का ये पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं। यूपी के देवरिया में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने गरीबों को कोविड वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर आपको खतरे में डालने की कोशिश की। आज इसी वैक्सीन की वजह से तेजी से हालात सुधर रहे हैं। व्यापार कारोबार शुरू हुआ है। स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। बलिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड चंबल में तमंचा, कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी। अब वहां तोप की गोली बनाने के कारखाने बन रहे हैं। आज यहां बनने वाले गोलों और मिसाइलों से पाकिस्तान के दिल दहल गए हैं। उत्तर प्रदेश के फजीलगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि मुझे पता है यूपी के लोग किसी की गर्मी निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी की भाप निकल जाएगी। इस बार जनता समाजवादियों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने धार्मिक माहौल खराब किया। साथ ही चिदंबरम ने कहा कि वोटर्स को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है और उनमें नफरत फैलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन चंदन यादव आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी सचिव रायपुर जिले के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। साथ ही रायपुर के पार्षद दल की भी बैठक लेने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 10:40 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सीएम 3 विधानसभा क्षेत्रों गाजीपुर जिले के बदरियाबाग, जोखनिया में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही जौनपुर जिले के गरियाव मार्केट, मुंगराबाद, शाहपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज शाम 6:30 पर भोपाल पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के निवास में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक हुई, जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू करने, छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने पर बातचीत हुई। यूपी चुनाव और कोयला संकट को लेकर भी चर्चा की गई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फूड प्रोसेसिंग लगने वाले बयान को लेकर बीजेपी सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी के बयान पर राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किन किन जिलों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं, कहां पर टमाटर और धान की खरीदी के बाद तुरंत पैसा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया समारोह में शामिल होने रविवार को बालोद पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सहस्त्र भाव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। मंत्री अनिला भेड़िया ने राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। जगदलपुर में रविवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कौशिक ने कहा कि संजय गांधी वार्ड में पीएम आवास के नाम पर रिश्वत ली गई थी, लेकिन लंबे आंदोलन के बाद भी कांग्रेस पार्षद को गिरफ्तार नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में सभी का केंद्र सरकार के कारण हो रहे हैं। प्रदेश में डीएमएफ 14वां वित्त और मनरेगा से काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड पार्क होने के राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। भाटापारा में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस जनता को धोखे में रखने का दावा करती है, लोगों को बहलाया जा रहा है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। रविवार से शुरू हुआ अभियान 28 और 2 मार्च को चलाया जाना है। दूसरे और तीसरे दिन अभियान के तहत बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। प्रदेश में 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के डीएवीवी में आयोजित क्रिकेट स्पर्धा में शामिल होने रविवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर कहा कि इतिहास उठाकर देख ले तो पता चलता है कि यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। भारत कभी भी युद्ध की नीति पर विश्वास नहीं रखता। उन्होंने इस युद्ध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जनसंघ के संस्थापक कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में भाजपा ने आम जन से सहयोग निधि लेने का अभियान शुरू किया। जबलपुर में रविवार से अभियान शुरू करते हुए भाजपा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से सहयोग निधि इकट्ठा किया जा रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव और सांसद राकेश सिंह ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। जबलपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस अब जनाधार खो चुकी है, उसके नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। गोपाल भार्गव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत किला गेट सुपर क्लीन संडे 3 का शुभारंभ किया। सायरन बजते ही नगर में एक साथ 300 टीमों ने सफाई का काम शुरू किया। गृह मंत्री ने नगर में डोर टू डोर जाकर आमजन से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। हटा के पटेरा में खुले बोरवेल में गिरा मासूम जिंदगी की जंग हार गया। रेस्क्यू के बाद निकाले गए प्रियांश को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जब डॉक्टर और उसे मृत घोषित किया। बीएमओ अशोक बरूनिया ने कहा कहना है कि संभवतः बोरवेल से निकाले जाने के करीब 2 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई। रीवा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर शहर के कई थानों में चोरी के केस दर्ज है। कुछ दिन पहले ही मोटर गैरेज इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी चोरी हुई थी। केस की छानबीन के दौरान आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। धार में बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। आज 6 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 घायलों ने दम तोड़ दिया। बाकी 4 की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। बीजापुर के दुर्दा की पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर किया। साथ ही मौके से 1 नग 12 बोरगन पिस्टल और भारी मात्रा में एक्सक्लूसिव समेत नक्सल सामान बरामद किए। ये कार्रवाई डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने की। भाटापारा पुलिस ने किसानों के खेत से सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी में लिप्त 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरोह ट्रैक्टर में लगने वाले लोहे के नागर और खेती किसानी के औजार चोरी किया करते थे। संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। जांजगीर चांपा के बिर्रा पुलिस ने बोसी गांव के सरपंच और उसके पति समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कुछ दिन पहले आरोपियों का अफसरों के साथ गाली गलौज करते एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज किया। बालोद के दली राजौरा में पुलिस ने भरमार बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीनू राम नेताम अपने छोटे भाई मानसिंह नेताम को बंदूक दिखाकर उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत मानसिंह ने थाने में की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।
कवर्धा में करोड़ों की सरकारी जमीन को हड़पने का मामला आया। मामले में बीजेपी समेत कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने कलेक्टर से शिकायत की। मामले में पालिका अधिकारी और कांग्रेस का दावा है कि शहर की सभी जमीन नियमों के तहत सामान्य सभा में प्रस्ताव के बाद ही आवंटित की जाती है। कवर्धा की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे 1 साल तक तेलंगाना में रखने का मामला आया। आरोपी इस दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग को तेलंगाना से वापस लाकर परिजनों को सौंपा। मणिपुर में आज पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। पहले चरण में 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान 5 मार्च को होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को। मणिपुर के राज्यपाल लॉ गणेशन ने इम्फाल के एक मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मतदान किया। दोनों नेताओं ने मणिपुर की जनता से अपील करते हुए मतदान करने की अपील की। दोनों ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने मतदान जरूर करें। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि दी। देश के 5वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के दौर में 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी देसाई 21 अप्रैल 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक बॉम्बे स्टेट के सीएम रह चुके थे। बॉम्बे स्टेट में 1 मई 1960 को विभाजित हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला सोमवार को 5वें दिन भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्पेशल इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए मतदान किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने एक बार फिर वोटिंग से दूरी बनाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, सीमा पार से संघर्ष और अनिश्चित स्थितियों से हमारे निकासी प्रयासों पर प्रभाव पड़ रहा है। हम हिंसा को समाप्त करने के लिए अपने आह्वान को दोहराते हैं। हम दोनों पक्षों द्वारा बेलारूस सीमा पर पक्ष रखने की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि ने दावा किया, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। वे ऐसा तब कर रहे हैं जब बिना परमाणु हथियार वाले देश पर हमला कर रहे हैं और नाटो से कोई खतरा नहीं है। हम अपने मित्र देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और उन्हें मदद करते रहेंगे। मॉस्को और कीव के बीच बढ़ते तनाव के दौरान यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने G7 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट में लिखा, भागीदार यूक्रेन को अपना बचाव करने के लिए और अधिक व्यवहारिक साधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के लिए रक्षात्मक हथियार, सैन्य उपकरण और वित्तीय सहायता जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 5वें दिन के दौरान पहली बार अमन की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खबर है कि देर रात यूक्रेन और रूस के डेलीगेशन बेलारूस और यूक्रेन को जोड़ने वाली सीमा पर हुई बातचीत बेनतीजा रही। इधर पुतिन ने एटमी हथियारों से लैस यूनिट को हाई अलर्ट रहने पर कहा है। यूक्रेन पर लगातार 5वें दिन भी रूस का हमला जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए। साथ ही लगभग 140 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका लगा। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी आईजेएफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया। फेडरेशन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण फैसला लिया। वहीं पोलैंड और स्वीडन की फुटबॉल टीमों ने रूस के खिलाफ फीफा विश्व कप 2022 के क्वालीफायर मुकाबले के लिए से इनकार कर दिया। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच भारत वहां फंसे छात्रों को निकालने में जुटा है। इसमें पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्र भारत आ रहे हैं। पायलट ने बताया कि यूक्रेन की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन से भारत की वापसी के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। इसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा और निकासी को प्राथमिकता दी। निकासी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ और ज्यादा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सरकार के खर्चे पर देश वापस लाया जाएगा। हमने इस उद्देश्य के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की अनुमति से उड़ानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। छात्रों की वतन वापसी पर बिहार के सीएम ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर केंद्र सरकार सजग है। सभी का प्रयास है कि जो भी आना चाहता है उसे देश में लाया जाए। बिहार के जितने भी लोग हैं वे केंद्र सरकार के द्वारा जहां तक भी लाए जाएंगे वहां से उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी। 249 भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया की फ्लाइट भारत के समय अनुसार बुखारेस्ट से 12:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 7 छात्र आज भारत लौटेंगे। मध्य प्रदेश के लगभग 50 छात्र पोलैंड, हंगरी और रोमानिया की बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इन छात्रों की भी जल्द वापसी की उम्मीद है। रविवार को प्रदेश के 15 लोगों की वापसी हुई। यूक्रेन में जंग के बीच रोमानिया के बुखारेस्ट से 198 भारतीयों को लेकर चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इसके पहले रविवार को ही 490 भारतीय स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाया गया। वतन वापसी के बाद सभी छात्रों के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके लिए उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। भारत ने यूक्रेन से अपने करीब 1156 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और उनमें से 1000 लोगों को हंगरी और रोमानिया के रास्ते चार्टर विमानों से घर लाया जा चुका है। भारत रूस यूक्रेन के राजदूतों से बातचीत कर रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। बिहार के बोधगया में भी कुछ ऐसी तस्वीर आई जहां बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामती की प्रार्थना की, उनकी जल्द वतन वापसी की कामना की। यूक्रेन से भारत लौटे छत्तीसगढ़ के 6 छात्रों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली से छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात की। उनका हालचाल जाना। यूक्रेन से प्रदेश के छात्रों की सकुशल वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चे सुरक्षित आए। जो बच्चे खार्किव और कीव में फंसे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको किसी भी तरह से बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। यूपी में 6वें और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है, जिसमें यूपी में दिग्गज नेताओं की जनसभाएं देखने को मिलेगी। पीएम मोदी आज महाराजगंज और बलिया में जनसभा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह कुशीनगर, संत कबीरनगर, इटावा, सिद्धार्थनगर और बस्ती में जनसभा करने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, देवरिया जिले में विरोधियों पर हमला बोलेंगे। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो अम्बेडकर नगर और बस्ती जिले में जनसभाएं करने वाले हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,273 नए मामले आए। अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,16,117 हो गई है, जबकि 1,11,472 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से 243 और मरीजों की मौत होने के बाद कुल संख्या बढ़कर 5,13,724 हो गई। कोविड के दैनिक मामले लगातार 21 दिन से 1 लाख से कम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में मामले घट रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 392 नए मामले आए। राहत की बात यह रही कि बीते दिन कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,851 हो गई। 869 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 6,732 लोगों को टीका लगा। तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले आए। 1 मरीज की मौत हुई। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1000 के पार चली गई। 294 लोग स्वस्थ हुए। रायपुर में 29, दुर्ग में 16, बालोद में 1 नया मामला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी सचिव रायपुर जिले के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। साथ ही रायपुर के पार्षद दल की बैठक भी करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव युवक कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। प्रभारी सचिव चंदन यादव 6 महीनों के कार्यकाल की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगामी कार्य योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र को लेकर 5 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तैयार होने वाली है। तो भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 10:40 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सीएम 3 विधानसभा क्षेत्रों गाजीपुर जिले के बदरियाबाग, जोखनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जौनपुर जिले के गरियाव मार्केट, मुंगरा, बादशाहपुर में भी जनसभा को संबोधित करने वाले। इसके बाद सीएम शिवराज आज ही भोपाल लौट आएंगे।
भोपाल में आई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन। 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। एलोपैथिक जूनियर डॉक्टरों के समान स्टाइपेंड समेत 5 मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बादल के साथ तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग में हल्की बारिश की संभावना। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 और 3 मार्च को बारिश की संभावना है। प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। महीनों से टूटे सायर डैम का निर्माण कार्य हुआ शुरू। जल संसाधन विभाग ने सायर डैम का निर्माण कार्य शुरू कराया। बता दें कि गेट टूटने के कारण सूखने की कगार पर था डैम। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। रविवार से शुरू हुआ अभियान 28 और 2 मार्च को चलाया जाना है। दूसरे और तीसरे दिन अभियान के तहत बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। प्रदेश में 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। हटा के पटेरा में खुले बोरवेल में गिरा मासूम जिंदगी की जंग हार गया। रेस्क्यू के बाद निकाले गए प्रियांश को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। BMO अशोक बरोनिया का कहना है संभवतः बोरवेल से निकाले जाने के करीब 2 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। रीवा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 शादी चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर शहर के कई थानों में चोरी की केस दर्ज है। कुछ दिन पहले ही मोटर गैरेज और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी चोरी की वारदातें हुई थी। केस के छानबीन के दौरान आरोपियों को धर दबोचा गया। धार में बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 घायलों ने दम तोड़ दिया, बाकी 4 की हालत स्थिर। बीजापुर के दुर्दा की पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 2 महिला नक्सली को ढेर कर दिया। साथ ही मौके से 1 नग 12 बोरगन, पिस्टल और भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव समेत नक्सल सामान बरामद किए गए। कार्रवाई DRG और CRPF ने संयुक्त रूप से की। भाटापारा पुलिस ने किसानों के खेत से सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरों में लिप्त 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरोह ट्रैक्टर में लगने वाले लोहे के नागर और खेती किसानी के औजार चोरी करता था। संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। जांजगीर चांपा के बिर्रा पुलिस ने बोसी गांव के सरपंच और उसके पति समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कुछ दिन पहले आरोपियों का अफसरों के साथ गाली गलौज करते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज किया। बालोद के दली राजौरा में पुलिस ने भरमार बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने छोटे भाई को बंदूक दिखाकर उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसके छोटे भाई ने थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। कवर्धा में करोड़ों की सरकारी जमीन को हड़पने का मामला आया। मामले में बीजेपी समेत कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने कलेक्टर से शिकायत की। मामले में पालिका अधिकारी और कांग्रेस का दावा है कि शहर की सभी जमीन नियमों के तहत सामान्य सभा में प्रस्ताव के बाद ही आवंटित की जाती है। कवर्धा की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे 1 साल तक तेलंगाना में रखने का मामला आया। आरोपी इस दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी छोटू को गिरफ्तार किया। साथ ही नाबालिग को तेलंगाना से वापस लाकर परिजन को सौंप दिया। मणिपुर में आज पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे। राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान 5 मार्च को होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। मणिपुर के राज्यपाल लव गणेशन ने इम्फाल के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मतदान किया। दोनों नेताओं ने मणिपुर की जनता से अपील करते हुए मतदान करने की अपील की। दोनों ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने मतदान जरूर करें। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों की रेस्क्यू करने की एक बार फिर केंद्र से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हिंसा हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों के लिए और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के लिए दिल से दुख हो रहा है।
रेलवे की तरफ से आज यात्रियों के लिए बुरी खबर है। आज कुल 328 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं 10 ट्रेनों को रिशेड्यूल और 12 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। यात्री अपने ट्रेनों की जानकारी लेने के लिए IRCTC साइट पर चेक कर सकते हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब लगभग खत्म हो गया है। देश में 2 महीने बाद पहली बार 10,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,000 से भी ज्यादा नए मामले आए। 119 संक्रमितों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 16,765 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि 8,871 एक्टिव केस कम हुए। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई एक झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी। रूस पर कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद रूस में आर्थिक संकट गहराने लगा है। अब रूस की करेंसी रूबेल 30% गिर गई है। बता दें कि रूस पर कुछ देश, खासकर अमेरिका ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं इटली, फ्रांस जैसे देश भी रूस के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में हैं। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर पीएम मोदी ने फिर से हाई लेवल मीटिंग ली। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे, ताकि वहां फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी है। 249 भारतीय नागरिकों के साथ एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया की फ्लाइट भारत के समयानुसार बुखारेस्ट से 12:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। बिहार के बोधगया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामती के लिए प्रार्थना की और उनकी जल्द वतन वापसी की कामना की। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर विरोध जताया। तस्वीरें हुगली की हैं। बता दें कि भाजपा ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। यूक्रेन और रूस में जंग के बीच टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए सामने आ रही हैं। दिग्गज टेक कंपनी अल्फाबेट इंक के गूगल ने कुछ टूल्स को अस्थायी तौर पर यूक्रेन में बंद कर दिया। इस गूगल मैप टूल्स के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक की स्थिति को लेकर लाइव जानकारी और सूचना मिलती है। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया। सभी स्टूडेंट्स को देश के पश्चिमी भागों की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी गई है। यूक्रेन रेलवे निकासी के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर पीएम मोदी ने फिर से हाई लेवल मीटिंग की। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे, ताकि वहां फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन से व्यापार संबंध पर पड़ने वाले असर पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जहां तक यूक्रेन को होने वाले हमारे तत्काल आयात और निर्यात को लेकर चिंतित है, लेकिन मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि हमारे निर्यातकों, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन के किसान क्षेत्र का क्या होगा। यूक्रेन छोड़ने के लिए रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पहुंचे भारतीय स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटा गया, जिसका एक वीडियो सामने आया। इसमें यूक्रेन की पुलिस बैग लेकर जा रहे भारतीय छात्रों को लात घूंसे से मारती दिख रही है। छात्र ने बताया कि पोलैंड बॉर्डर पर भी मारपीट हुई। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन से लगे 4 देशों में कंट्रोल रूम खोले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने की एक बार फिर केंद्र से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हिंसा हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों के लिए ये वीडियो देखने वालों के परिवार के लिए दिल से दुख हो रहा है।
यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई एक झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी। सुबह से ही कीव के आसपास के इलाके में रूसी हमले जारी हैं। इस बीच खबर है कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की फिराक में है। बताया जा रहा है कि राजधानी कीव में 400 रूसी आतंकी मौजूद है और वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजे गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ हमले के बीच रूस की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा की इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए मतदान किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने एक बार फिर वोटिंग से दूरी रखी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि सीमा पारी संघर्ष और अनिश्चित स्थितियों से हमारे निकासी प्रयासों पर प्रभाव पड़ा है। हिंसा को समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं। हम दोनों पक्षों द्वारा बेलारूस सीमा पर पक्ष रखने की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। मॉस्को और कीव के बीच बढ़ते तनाव के दौरान यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने G7 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट में लिखा कि भागीदार यूक्रेन को अपना बचाव करने के लिए और अधिक व्यवहारिक साधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लिए रक्षात्मक हथियार, सैन्य उपकरण और वित्तीय सहायता जारी है। रूस पर कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद रूस में आर्थिक संकट गहराने लगा है। अब रूस की करेंसी रूबेल 30% गिर गई। बता दें कि रूस पर कुछ देश, खासकर अमेरिका ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इटली, फ्रांस जैसे देश भी रूस के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में। यूक्रेन पर लगातार रूस का हमला जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए। 140 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। बुडापेस्ट से छठी फ्लाइट ने ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान भरी, जिसमें 240 भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस लाया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा प्रयास है कि सभी भारतीयों की सकुशल वतन वापसी हो। इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी। 249 भारतीय नागरिकों के साथ एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी से दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया की फ्लाइट भारत के समयानुसार बुखारेस्ट से 12:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 7 छात्र आज भारत लौटेंगे। मध्य प्रदेश के लगभग 50 छात्र पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंचे हैं। इन छात्रों की भी जल्द वापसी की उम्मीद है। रविवार को प्रदेश के 15 लोगों की वापसी हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों से सरकार लगातार संपर्क में है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश के कुल 19 लोगों की वापसी हुई है। सीएम शिवराज ने यूक्रेन में फंसे छात्रों पर नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। बिहार के बोधगया में भी ऐसी तस्वीर आई, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामती के लिए प्रार्थना की और वतन वापसी की कामना की। भारत तिब्बत से आईटीबीपी के जवानों की एक तस्वीर सामने आई। जवान -20 डिग्री सेल्सियस 25 सीमा पर उत्तराखंड में वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आई। जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। मणिपुर में आज पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। 38 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की एक टुकड़ी तैनात है। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान 5 मार्च को होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने इम्फाल के मतदान केंद्र में वोट डाला। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मतदान किया। दोनों नेताओं ने मणिपुर की जनता से अपील करते हुए मतदान करने की अपील की। तो उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने मतदान जरूर करें। दिल्ली में DPIIT वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति को शक्ति निर्धारित की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ये दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस बड़े पैमाने में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत ही आवश्यक है।
पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि। देश के 5वें पीएम मोरारजी देसाई जनता पार्टी के दौर में 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी देसाई 21 अप्रैल 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक बॉम्बे स्टेट के सीएम रह चुके थे। बॉम्बे स्टेट 1 मई 1960 को विभाजित हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर विरोध जताया। तस्वीरें हुगली की। बता दें कि भाजपा ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। महाराष्ट्र मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को आज जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उन्हें ईडी कार्यालय ले जाया गया। बता दें कि नवाब मलिक पर डी कंपनी की मदद से अवैध जमीन को खरीदने का आरोप है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। रूस के यूक्रेन पर हमले और बढ़ते अंतर्राज्यीय तनाव के असर शेयर बाजारों पर नजर आ रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 529 अंकों की गिरावट के साथ 55,329 और निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट के साथ 16,481 अंकों पर कारोबार की शुरुआत हुई। भारत ने श्रीलंका को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। टीम इंडिया के सामने 147 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने एक तरफा अंदाज में 19 गेंद पहले 4 विकेट खोकर हासिल किया। भारत की इस फॉर्मेट में लगातार 12वीं जीत के साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की बराबरी की। रेलवे की तरफ से आज यात्रियों के लिए बुरी खबर है। आज कुल 328 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं 10 ट्रेनों को रिशेड्यूल और 12 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी। यात्री अपनी ट्रेनों की जानकारी लेने के लिए IRCTC साइट पर चेक कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए बताया कि 27 फरवरी 2022 तक देश भर में 177 करोड़ 50,86,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 4,90,000 टीके लगाए गए। अब तक करीब 77 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके। बीते दिन करीब 7 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब लगभग खत्म हो गया। देश में 2 महीने बाद पहली बार 10,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले आए। 119 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना 392 नए मामले आए। राहत की बात यह रही कि बीते दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार। 869 मरीज हुए डिस्चार्ज। प्रदेश में 6,000 के पार लोगों को लगा जिंदगी का टीका। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले, 1 मरीज की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,000 पार। 294 लोग हुए स्वस्थ। रायपुर में 29, दुर्ग में 16, बालोद में 1। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी सचिव रायपुर जिले के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। साथ ही रायपुर के पार्षद दल की भी बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव युवक कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। प्रभारी सचिव चंदन यादव 6 महीनों के कार्यकाल की समीक्षा करेंगे। आगामी कार्य योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएंगे। रायपुर में 5 मार्च को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी जी पुरंदेश्वरी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इसके साथ ही जी पुरंदेश्वरी बीजेपी सांसद और विधायकों की बैठक लेंगी। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। भोपाल में 3 मार्च को सीएम शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक ली जाएगी। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह डिनर कराएंगे। 3 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को डिनर पर आमंत्रित किया। सीएम शिवराज सिंह के इस डिनर में बजट सत्र को लेकर मंत्रियों से चर्चा होगी। मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्ज लेने की तैयारी में। प्रदेश के विकास कार्यों के लिए सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। आरबीआई के माध्यम से प्रदेश सरकार 20 साल के लिए ये कर्ज लेगी। बता दें कि प्रदेश पर 3.25 लाख करोड़ का कुल कर्ज। भोपाल में आई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन। 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचा था। छिंदवाड़ा के झुरीघाट टर्निंग पॉइंट में कार अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग महाराष्ट्र के वर्धा से चौरागढ़ महादेव मेला जा रहे थे, तभी दमोह सड़क मार्ग पर हादसा हुआ।
हटा के पटेरा थाना क्षेत्र में ट्रक और बोलेरो में टक्कर हुई। हादसे में बोलेरो सवार महिला और बच्चों समेत 9 लोग घायल हुए। घायलों के इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि परिवार कुंडलपुर से अपने गांव चरगावा जा रहा था, तभी ककली नाला के पास हादसा हुआ। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला है। अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर महिला की हत्या कर दी। पुलिस को बंद कमरे में महिला की लाश मिली है। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के पीएचई कॉलोनी की। घटना के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, जांच कर रही है। ग्वालियर में एक युवक के साथ गन पॉइंट पर लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक अपने घर जा रहा था, तभी आरोपी उससे मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने शहर में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुरैना में डकैत और बदमाशों की अफवाह फैली। इस अफवाह के कारण ग्रामीणों ने एक सेना के जवान की पिटाई की। ग्रामीणों ने जवान को डकैत समझकर उसकी पिटाई की, जिसके बाद जवान को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। अंबाह थाना क्षेत्र के हिगावली गांव का मामला। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी प्रेमिका के चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण उसने युवती को मौत के घाट उतारा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर में एकलव्य विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। एकलव्य विद्यालय में प्राचार्य बदलने और शुद्ध भोजन की मांग को लेकर छात्रों ने कलेक्ट्रेट और राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि वो कलेक्टर से बिना मिले वापस नहीं जाएंगे। भोपाल में आयु जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचा था। बलरामपुर में 25 लाख की कुख्यात इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। इनामी नक्सली विमल ने झारखंड पुलिस के सामने समर्पण किया। नक्सली विमल 10 से ज्यादा हत्या और लूट की घटनाओं में शामिल था। सामरी थाना से लगे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सली विमल सक्रिय था। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। महीनों से टूटे सायर डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जल संसाधन विभाग ने सायर डैम का निर्माण कार्य शुरू कराया। गेट टूटने के कारण सूखने की कगार पर था डैम। MP के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बादल के साथ तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग के जिलों में हल्की बारिश की संभावना। इधर छत्तीसगढ़ में भी मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने 2 और 3 मार्च को बारिश की संभावना जताई। प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई। टकराव के बीच बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच चर्चा होने जा रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच दोपहर 3:30 बजे बातचीत होगी। बेलारूस में रूस यूक्रेन वार्ता की मेजबानी के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। इधर रूस से लड़ने लातविया के नागरिक यूक्रेन जा सकते हैं। लातविया की संसद इसको लेकर छूट दे चुकी है। यूक्रेन और रूस में जंग के बीच टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए सामने आ रही हैं। दिग्गज टेक कंपनी अल्फाबेट इंक के गूगल ने कुछ टूल्स को अस्थायी तौर पर यूक्रेन में बंद कर दिया है। इस गूगल मैप टूल्स के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक की स्थिति को लेकर लाइव जानकारी और सूचना मिलती है। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया। सभी स्टूडेंट्स को देश के पश्चिमी भागों की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी गई। यूक्रेन रेलवे निकासी के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर पीएम मोदी ने फिर से हाई लेवल मीटिंग की है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे ताकि वहां फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन से व्यापार संबंध पर पड़ने वाले असर पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां तक यूक्रेन को होने वाले हमारे तत्काल आयात और निर्यात को लेकर चिंतित है, लेकिन मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि हमारे निर्यातकों, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन के किसान क्षेत्र का क्या होगा। यूक्रेन छोड़ने के लिए रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पहुंचे भारतीय स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीटा गया, जिसका एक वीडियो आया। इसमें यूक्रेन की पुलिस बैग लेकर जा रहे भारतीय छात्रों को लात घूंसों से मारती दिख रही है। छात्र ने बताया कि पोलैंड बॉर्डर पर मारपीट हुई है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन से लगे 4 देशों में कंट्रोल रूम खोले हैं।
रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने की एक बार फिर केंद्र से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हिंसा हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों के लिए और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के लिए दिल से दुख हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई भी एक झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की तैयारी कब्जे में है। सुबह से ही कीव के आसपास के इलाके में रूसी हमले जारी है। इस बीच खबर है कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या करने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि राजधानी कीव में 400 रूसी आतंकी मौजूद हैं और वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजे गए। यूक्रेन के खिलाफ हमले के बीच रूस की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्पेशल इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए मतदान किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने पहले की तरह एक बार फिर वोटिंग से दूरी बनाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, सीमा पार से संघर्ष और अनिश्चित स्थितियों से हमारे निकासी प्रयासों पर प्रभाव पड़ा। हम हिंसा को समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं। हम दोनों पक्षों द्वारा बेलारूस सीमा पर पक्ष रखने की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मॉस्को और कीव के बीच बढ़ते तनाव के दौरान यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने G7 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट में लिखा कि भागीदार यूक्रेन को अपने बचाव के लिए और अधिक व्यवहारिक साधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लिए रक्षात्मक हथियार, सैन्य उपकरण और वित्तीय सहायता जारी है। रूस और यूक्रेन संकट के बीच सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारतीय सराफा बाजार के जारी की रेट के मुताबिक सोना महंगा होकर 51,000 के करीब पहुंचा है। वहीं चांदी भी 180 रुपए में बढ़ी हुई है। रूस पर कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद रूस में आर्थिक संकट गहराने लगा है। अब रूस की करेंसी रूबल 30% गिर गई। बता दें कि रूस पर कुछ देश, खासकर अमेरिका ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। वहीं इटली, फ्रांस जैसे देश भी रूस के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में। यूक्रेन पर लगातार रूस का हमला जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक लड़ाई में लगभग 4,300 रूसी सैनिक मारे गए। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। बुडापेस्ट से छठी फ्लाइट ने ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान भरी है, जिसमें 240 भारतीय नागरिकों को दिल्ली से वापस लाया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा प्रयास है कि सभी भारतीयों की सकुशल वतन वापसी हो। इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी है। 249 भारतीय नागरिकों के साथ एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंच गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट भारत के समय अनुसार बुखारेस्ट से 12:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। जो भारत लौटेंगे, मध्य प्रदेश के लगभग 50 छात्र पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंचे। इन छात्रों की भी जल्द वापसी की उम्मीद है। बता दें कि रविवार को प्रदेश के 15 लोगों की वापसी हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों से सरकार लगातार संपर्क में है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। नरोत्तम मिश्रा ने बताया, अब तक मध्य प्रदेश के कुल 19 लोगों की वापसी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूक्रेन में फंसे छात्रों पर नजर बनाए हुए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। बिहार के बोधगया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामती के लिए प्रार्थना की और उनकी जल्द वतन वापसी की कामना की। भारत तिब्बत से आईटीबीपी के जवानों की एक तस्वीर आई। जवान -20 डिग्री सेल्सियस पर चीन सीमा पर उत्तराखंड में वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। ये जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। मणिपुर में आज पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे। राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात है। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान 5 मार्च को होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने इम्फाल के मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इम्फाल में मतदान किया। दोनों नेताओं ने मणिपुर की जनता से अपील करते हुए मतदान करने की अपील की। दोनों ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने मतदान जरूर करें।
दिल्ली में DPIIT वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनी। पीएम मोदी ने कहा कि गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस बड़े पैमाने में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसे पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि दी। देश के 5वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के दौर में 1977 से 1979 तक पीएम रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी देसाई 21 अप्रैल 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक बॉम्बे स्टेट के सीएम रह चुके हैं। बॉम्बे स्टेट 1 मई 1960 को विभाजित हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए। वेस्ट बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर विरोध जताया। तस्वीरें हुगली की है। बता दें कि भाजपा ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। महाराष्ट्र मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को आज जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उन्हें ईडी कार्यालय ले जाया गया। बता दें कि नवाब मलिक पर डी कंपनी की मदद से अवैध जमीन को खरीदने का आरोप है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। रूस के यूक्रेन पर हमले और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर शेयर बाजार पर है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 529 अंकों की गिरावट के साथ 55,329 और निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट के साथ 16,481 अंकों पर कारोबार की शुरुआत हुई है। भारत ने श्रीलंका को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। टीम इंडिया के सामने 147 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने एक तरफा अंदाज में 19 गेंद पहले 4 विकेट खोकर हासिल किया। भारत की इस फॉर्मेट में ये लगातार 12वीं जीत। इस जीत के साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की बराबरी कर ली है। रेलवे की तरफ से आज यात्रियों के लिए बुरी खबर है। आज कुल 328 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं 10 ट्रेनों को रिशेड्यूल और 12 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। यात्री अपनी ट्रेनों की जानकारी लेने के लिए IRCTC की साइट को चेक कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए बताया, 27 फरवरी 2022 तक देश भर में 177,50,86,000 कोरोना वैक्सीन की डोज लगी है। बीते दिन 4,90,000 टीके लगाए गए। अब तक करीब 77 करोड़ कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 7 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब लगभग खत्म हो गया है। देश में 2 महीने बाद पहली बार 10,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले आए, तो वहीं 119 संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटे में 16,765 लोग कोरोना से ठीक हुए। 8,871 एक्टिव केस कम हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 392 नए मामले आए। राहत की बात यह रही कि बीते दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,851 हुई। 869 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। प्रदेश में 6,732 लोगों को जिंदगी का टीका लगा। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले दर्ज किए गए। एक मरीज की मौत हुई। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,705 हो गई। वही 294 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। रायपुर में 29, दुर्ग में 16, बालोद में 1 मरीज मिला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव और PCC चीफ युवक कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक ली, जिसमें 6 महीनों के कार्यकाल की समीक्षा की गई। सदस्यता अभियान में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में युवक कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। रायपुर में 5 मार्च को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी जी पुरंदेश्वरी कोर ग्रुप की बैठक लेंगी। इसके साथ ही जी पुरंदेश्वरी बीजेपी सांसद और विधायकों की बैठक लेंगी। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। भोपाल में 3 मार्च को सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक ली जाएगी। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान डिनर कराएंगे। 3 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। सीएम शिवराज सिंह के इस डिनर में बजट सत्र को लेकर मंत्रियों से चर्चा होगी। MP सरकार फिर कर्ज लेने की तैयारी में। प्रदेश के विकास कार्यों के लिए सरकार 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। RBI के माध्यम से प्रदेश सरकार 20 साल के लिए ये कर्ज लेगी। बता दें कि प्रदेश भर में 3.25 लाख करोड़ का कुल कर्ज है।
भोपाल में आयुष जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर का प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात भी की है। छिंदवाड़ा के झुरीघाट टर्निंग पॉइंट में कार अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। हादसे में 3 की मौके पर मौत हुई तो एक गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग महाराष्ट्र के वर्धा से चौरागढ़ महादेव मेला जा रहे थे, तभी दमुआ सड़क मार्ग पर हादसा हुआ। हटा के पटेरा थाना क्षेत्र में ट्रक और बोलेरो में टक्कर हुई। हादसे में बोलेरो सवार महिला और बच्चों समेत 9 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि परिवार कुंडलपुर से अपने गांव चरगावा जा रहा था, तभी ककली नाला के पास से हादसा हुआ। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला आया। अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर महिला की हत्या की। पुलिस को बंद कमरे में महिला की लाश मिली। घटना हजीरा थाना क्षेत्र की है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। ग्वालियर में एक युवक के साथ गन पॉइंट पर लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक अपने घर जा रहा था, तभी आरोपी उसे मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने शहर में लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुरैना में डकैत और बदमाशों की अफवाह फैली है। इस अफवाह के कारण ग्रामीणों ने एक सेना के जवान की पिटाई की। ग्रामीणों ने जवान को डकैत समझकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद जवान को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। अंबाह थाना क्षेत्र के हिगावली गांव का मामला। ग्वालियर के जोनागंज थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी प्रेमिका के चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण उसने युवती को मौत के घाट उतारा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। भोपाल में आयुष जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन। 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर का प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। बलरामपुर में 25 लाख के कुख्यात इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। इनामी नक्सली विमल ने झारखंड पुलिस के सामने समर्पण किया। नक्सली विमल 10 से ज्यादा हत्या और लूट की घटनाओं में शामिल था। सामरी थाना से लगे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सली विमल सक्रिय था। सिंगरौली जनपद पंचायत के लेखापाल निधि शुक्ला रिश्वत लेते गिरफ्तार हुई। लोकायुक्त की टीम ने जनपद पंचायत के लेखपाल को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी लेखापाल को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ग्वालियर के हजीरा पीएचई कॉलोनी के एक फ्लैट में महिला का शव मिला। महिला के गले में चोट के निशान। फ्लैट से बदबू आई तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। रायपुर में कांग्रेस नेता के साथ चाकूबाजी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने चाकूबाजी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने कांग्रेस नेता पर चाकू से वार किया था और फरार हो गया था। टिकरापाना थाना क्षेत्र के बोरिया कला का ये मामला। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ। महीनों से टूटे सायर डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जल संसाधन विभाग ने सायर डैम का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। बता दें कि गेट टूटने के कारण सूखने की कगार पर पहुंच गया था डैम। MP के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बादल के साथ तेज हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग में हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। 2 और 3 मार्च को बारिश की संभावना। प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बारिश।